बाबू जय सिंह, यहाँ पे देखिए, ठीक है। चैप्टर का नाम है उत्सर्जन, ठीक है। हम लोग उत्सर्जन पढ़ेंगे। उत्सर्जन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मुख्य रूप से पहले उत्सर्जी पदार्थ के बारे में जानेंगे, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, और मनुष्य में उत्सर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। मनुष्य में उत्सर्जन बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसी से जो है क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमने पाचन तंत्र जो है पढ़ लिया है, पढ़े हैं ना जी? पाचन तंत्र आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। पाचन तंत्र पढ़ा दिए हैं, और इसके बाद से क्या पढ़ लिए हैं, श्वसन तंत्र भी पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या पढ़ लिए हैं, परिवहन तंत्र भी, हृदय के बारे में भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो भाई पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र, तीनों तंत्र पढ़ लिए हैं। तीनों में आपका चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, चित्र बनाना आना चाहिए, पूरे पार्ट्स का नाम पता होना चाहिए और उनके कार्य के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्सर्जन के बारे में कि उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पाचन तंत्र में क्या पढ़ा है, थोड़ा सा पाचन तंत्र में क्या पढ़ा है कि भाई हम लोग खाना खाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, ये नहीं मिलते हैं जी। तो जो हम खाना खा रहे हैं, तो मान लीजिए कि क्या होता है, वो पचता है, पचने के बाद से ब्लड में जाता है, ब्लड क्या करता है, उसको कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। जब ग्लूकोज मान लीजिए ब्लड तक जा रहा है या कोशिकाओं तक जा रहा है, तो कोशिकाएं क्या करती हैं, उसको जो है ऑक्सीजन लेकर के उस ग्लूकोज को तोड़ देती हैं, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी में टूटता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वहाँ से निकल के ब्लड में जाता है, अब ब्लड से निकल करके फिर से जो वह वहाँ से गति करते हुए फेफड़े तक आता है, फेफड़े से फिर से बाहर निकल जाता है, जिसको हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा ना। तो भाई पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, ये सब क्या है, आपस में जुड़ी हुई प्रक्रियाएं, सब साथ में एक साथ क्या करती हैं भाई, इस संबंध बनाकर काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पाचन होगा तो श्वसन नहीं होगा, श्वसन होगा तो उत्सर्जन नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा, सब मिलजुल के काम करेंगे तब जाकर के होगा। मान लीजिए कि भोजन पच गया, पचने के बाद से छोटी आंत में गया, वहां से ब्लड में, अगर ब्लड लेकर जाएगा ही नहीं कोशिकाओं तक, तो भाई उनको ग्लूकोज मिलेगा, उनको भोजन मिलेगा नहीं, मिल पाएगा। इसलिए जो है ये जितनी भी क्रियाएं पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, आपस में संबंधित है, आपस में जुड़ी हुई है, एक साथ से तालमेल के साथ क्या करते हैं, ये काम करती है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमने पढ़ा है। तो इस पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या है, एक तरह का उत्सर्जी पदार्थ होता है, जिसको शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है, जहरीला पदार्थ है, शरीर से उसको बाहर निकलना जरूरी है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जो है, अब जो प्रोटीन होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को देख लीजिए, प्रोटीन जो होता है वह टूटता है अमीनो अम्ल में, किसमें टूटता है, अमीनो अम्ल में, ठीक है। तो उसको कैसे बाहर निकालते हैं, गैस तो था वो क्या होगा, फेफड़े से बाहर निकल गया, गैस जो था किससे निकल गया, फेफड़े से। लेकिन जो अन्य जो पदार्थ हैं वो बाहर कैसे निकलते हैं शरीर से, ठीक है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, उत्सर्जी पदार्थ के बारे में, कि उत्सर्जी पदार्थ हम किसे कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। तो भाई जो शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही है, उन सबको एक साथ में हम उपापचयी क्रियाएं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उपापचयी क्रियाएं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर परिभाषा देखिए लिखा गया है, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक होती है, मतलब कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं है उनकी शरीर के अंदर, एवं विषाक्त होती है, मतलब जहरीले होते हैं, जहर के समान होते हैं, ऐसे पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, उत्सर्जी पदार्थ जो हमारे किसी काम का नहीं है, जो हमारे लिए बेकार है, वो क्या है, वो जो है उत्सर्जी पदार्थ है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे लिए बेकार है, फेफड़े से उसको बाहर निकाल दिए, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, मल, उसको बाहर निकाल दिया गया मल के रूप में, ठीक है। इसके अलावा जो लिक्विड के रूप में जो है, जैसे कि जो अमीनो अम्ल है, जो प्रोटीन टूटता है अमीनो अम्ल में, ठीक है ना, वो अमीनो अम्ल जो है वो अमोनिया बनाता है। तो अमोनिया क्या होता है, ये जहरीला पदार्थ होता है, उसको शरीर से निकालना जो है बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो वो कैसे शरीर से निकलता है, तो उसके लिए हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, और उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, इस अमोनिया को बाहर निकालते हैं। तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे पदार्थ जो हमारे लिए बेकार हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे। इन सबको बाहर निकालना अत्यावश्यक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे दिखाया है कि जो प्रोटीन होता है, ठीक है ना। अब उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर
उत्सर्जित पदार्थ कितने तरह के हमारे शरीर से निकाले जा सकते हैं, उसके आधार पर जो है हम चाहें तो जो जीव है उनको 3 भाग में बांट सकते हैं। उत्सर्जित पदार्थ जो है, जैसे कि ये मान लीजिए प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से बना होता है, ठीक है। ये अमीनो अम्ल जब टूटता है तो ये क्या बनाएगा? ये सीधा बनाएगा अमोनिया। क्या बनाएगा? अमोनिया। तो अमोनिया क्या है? ये जहरीला पदार्थ है, इसको शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन हम लोग अमोनिया नहीं उत्सर्जित करते हैं, अमोनिया नहीं निकल सकता। अमोनिया ऐसा पदार्थ होता है कि ये जल में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है। तो जो जलीय प्राणी होते हैं, जिन प्राणी के पास ज्यादा जल होता है या जो जलीय प्राणी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने उत्सर्जित पदार्थ को अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ये विसरण प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है? वहां पर जो है जल से आराम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि जल में घुलनशील होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्राणियों को 3 भाग में बांट सकते हैं। एक अमोनिया उत्सर्जित प्राणी, ठीक है ना। किसमें बांट सकते हैं? एक अमोनिया उत्सर्जित प्राणी, अमोनिया उत्सर्जित प्राणी, ठीक है, अमोनिया उत्सर्जित प्राणी। दूसरा यूरिया उत्सर्जित प्राणी। क्या? यूरिया उत्सर्जित प्राणी। और एक हो जाएगा यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल उत्सर्जित प्राणी, उत्सर्जित प्राणी। 3 तरह के प्राणी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। जो अमोनिया उत्सर्जित प्राणी होते हैं ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं? तो ये अमोनिया उत्सर्जित प्राणी हमने क्या बताया कि जो अमोनिया होता है जल में घुलनशील होता है। इसको निकालने के लिए जो जलीय प्राणी होते हैं वह जल में क्या करते हैं? आसानी से विसरण प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से जल के अंदर क्या करते हैं? उसको अमोनिया को निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो भाई जलीय प्राणी में ये आसानी से हो जाता है, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब कि जो जलीय प्राणी होते हैं वो, और जो बहुत सारी मछलियां होती हैं, क्या करती हैं? विसरण प्रक्रिया के माध्यम से अपनी इस अमोनिया को आसानी से क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हमारे अंदर भी अमोनिया बनता है, लेकिन जो लीवर होता है वो लीवर क्या करता है? उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। क्या करता है? यूरिया में। यूरिया जो है अमोनिया की तुलना में कम जहरीला होता है। यूरिया क्या है? अमोनिया की तुलना में कम जहरीला होता है। अमोनिया ज्यादा जहरीला है, यूरिया कम जहरीला है। तो जो हमारा जो लीवर होता है ये क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और यूरिया को उत्सर्जित करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। हम लोग तो जलीय प्राणी है नहीं है, जलीय प्राणी हम लोग नहीं, हम लोग पानी बाहर से पीते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पानी नहीं है। तो इसलिए यूरिया को कम पानी की आवश्यकता होती है। ये आसानी से क्या होगा? मतलब पानी के, मतलब इसको पानी नहीं चाहिए उत्सर्जित करने के लिए, थोड़ा बहुत पानी रहेगा तब भी काम हो जाएगा। इसको कम चाहिए, कम चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो कम चाहिए। तो ये हम लोग हैं, हम लोग यूरिया उत्सर्जित प्राणी हैं। जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं, जितने भी उभयचर प्राणी हैं, शार्क मछली हो गई, यहाँ तक और भी बहुत सारी क्या है मछलियां हैं, बोनी फिशेस हैं, ये क्या करती हैं? एक तरह से यूरिया को उत्सर्जित करती हैं। यूरिया किस रूप में उत्सर्जित होता है? तो मूत्र के रूप में। जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसके अंदर यूरिया पाया जाता है। हम लोग के जो मूत्र होगा, यूरिन होगा, उसमें क्या पाया जाएगा? उसमें यूरिया होगा, समझ रहे हैं ना। तो वो यूरिया उत्सर्जित प्राणी हम लोग हैं, ठीक है। तो हमें वो ध्यान रखना है कि हम लोग किस तरह के प्राणी हैं। तो यूरिया उत्सर्जित प्राणी हैं। अमोनिया उत्सर्जित प्राणी में जलीय जीव आ जाते हैं, बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं जो अमोनिया उत्सर्जित हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक हो गया यूरिक अम्ल उत्सर्जित प्राणी। इसमें कौन आ जाता है? इसमें पक्षी आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, रेंगने वाले रेप्टाइल्स आ जाते हैं और घोंगे आ जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने पदार्थ को ये मूत्र के रूप में नहीं त्यागते हैं, उत्सर्जित पदार्थ को ये पेस्ट के रूप में त्यागते हैं। पेस्ट होता है इनको, और इसको त्यागने के लिए और कम पानी चाहिए। जितना कम पानी चाहिए उतना जो है क्या करेंगे? ये आसानी से उसको त्याग सकते हैं। तो क्या करते हैं? ये पेस्ट के रूप में, ये जब अपने मतलब कि जो है यूरिक अम्ल को जो उत्सर्जित करते हैं वो क्या होता है? वो पेस्ट के रूप में होता है, मतलब कि एक तरह से क्या बोलते हैं? क्रीम की जैसा होता है, ठीक है ना। ये यूरिन का त्याग के रूप में नहीं करते, मूत्र के रूप में त्याग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पेस्ट के रूप में क्या करते हैं? उसको जो है शरीर से त्याग देते हैं, तो आसानी से निकल जाता है। तो 3 तरह के प्राणी होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक होता है अमोनिया उत्सर्जित प्राणी, एक होता है यूरिया उत्सर्जित प्राणी, और एक होता है यूरिक अम्ल उत्सर्जित प्राणी, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा जो है इससे क्वेश्चन नहीं बनता आपके क्लास में, फिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपके बुक में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जन की परिभाषा, ठीक है ना। बहुत मेहनत किया है बाबू, 2:30 बजे रात में सोए हैं, आज 2:30 बजे रात में सोए, फिर 4:30 बजे उठ गए हैं, 5 बजे, इसीलिए लेट हो गया है, ठीक है ना। तो पूरा एक चैप्टर देखिए 29 पेज का सब बनाया, जहाँ पे आवश्यकता पड़ी थी कलम का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। तो जिस तरह की आवश्यकता, अब इसी तरह पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। रेगुलर एकदम आना है, टाइम से आना है, जो नहीं आएगा हम मार के भगा देंगे। वो हमको वो नहीं करना है कि
जो नहीं पढ़ेगा पढ़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा भागिए, कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इंतजार किसी का नहीं करेंगे। आइए देखते हैं क्या दिया है उत्सर्जन का परिभाषा। अभी क्या पढ़े हैं, उत्सर्जी पदार्थों के बारे में बता दिए हैं हम लोग के अंदर किस तरह का मतलब उत्सर्जी पदार्थ होता है। अमोनिया तो होता है, लेकिन अमोनिया क्या होता है, यूरिया में बदल जाता है। अब वो यूरिया शरीर के अंदर जमा होगा तो क्या होगा भाई, वो जहर है, यूरिया जो खेत में डाले तो वो यूरिया है, ठीक है ना, उसको शरीर से निकालना क्या है, अत्यावश्यक है। तो जो अनावश्यक चीजें होती हैं उनको शरीर से त्यागने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। सिंपल सी बात है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो अनावश्यक पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर जो निकालने की जो प्रक्रिया होगी, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्सर्जन बोलेंगे, ठीक है ना। अब उत्सर्जन जो है हम जंतुओं में उत्सर्जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जंतु में। पादप में भी उत्सर्जन पढ़ेंगे, जंतुओं में पढ़ेंगे। पेड़ पौधे कैसे उत्सर्जित करते हैं, जंतु कैसे करते हैं, तो हम जंतुओं में उत्सर्जन जा रहे हैं पढ़ने। तो जंतुओं में उत्सर्जन पहला है अमीबा, क्या है, एक कोशिकीय। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक कोशिकीय, ठीक है ना, कोशिकीय, ठीक है ना भाई, एक कोशिकीय लगा लेंगे। एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। अमीबा क्या होता है भाई, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है। इसमें किस तरह से, क्या इनमें कौन सा अंग होता है जिसके माध्यम से ये अपने उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो भाई आपको पता है कि अमीबा क्या होता है, एक ही कोशिका का बना होता है ना जी। क्या करता है, ये खाना भी खाएगा तो पूरे शरीर से इकट्ठा करेगा भाई, कहीं से भी वो ले सकता है, इसका कोई फिक्स स्थान नहीं होता है। और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर भी निकालेगा तो पूरे शरीर से क्या कर सकता है, विसरण की प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल सकता है, ठीक है ना। अच्छा, बहुकोशिकीय प्राणी जो है, ठीक है, बहुकोशिकीय प्राणी में आ जाते हैं। कह रहे हैं कि भाई इसमें क्या होता है, इनमें उत्सर्जन तंत्र एक बेकायदा तंत्र बना होता है, ठीक है। हम लोग में एक सिस्टम किडनी बना हुआ है, ठीक है ना, और भी उसके साथ अंग जुड़े हुए हैं जो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जितने भी बहुकोशिकीय प्राणी हैं, उच्च वर्ग के जो प्राणी हैं, उनमें बेकायदा क्या बना हुआ है, उत्सर्जन तंत्र बना हुआ है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके आगे आते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र कि भाई मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र कितने चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। मुख्य यही है, मेन पार्ट यही है आपका। इसी में से आएगा, पूछ देगा कि मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें तथा किडनी के बारे में व्याख्या करें, वो कैसे कार्य करता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। तो पहले देखिए कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र जो है ये कितने अंगों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि भाई अंग तंत्र ना है तो ये कई सारे इसमें अंग होंगे। पहला है वृक्क, किडनी है, क्या है, किडनी है, वृक्क है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। पहला क्या है, वृक्क है, किडनी है। दूसरा होता है मूत्र वाहिनी। भाई ये ध्यान रखिएगा, किडनी एक जोड़ी होगा, कितना जोड़ी, एक जोड़ी, अर्थात दुगो, ये ना। अच्छा, मूत्र वाहिनी कितना होगा, यह भी एक जोड़ी, एक जोड़ी मतलब दुगो, ये भी होगा। मूत्राशय को होगा तो ये एक होगा, क्या होगा, एक होगा। मूत्रमार्ग को होगा तो ये भी एक ही होगा, ठीक है ना। चार मुख्य रूप से इसमें अंग है, चार क्या है, मुख्य रूप से अंग है। ऐसे अगर उत्सर्जी अंग की बात करें, मनुष्य में अगर उत्सर्जी अंग की बात करें तो बहुत सारे हैं। त्वचा से भी पसीना निकलता है, यह भी उत्सर्जी अंग है, त्वचा। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये भी क्या है, उत्सर्जी अंग है। किडनी से हमारा उत्सर्जी अंग है, वो क्या कर रहा है, मूत्र को त्यागता है। मलाशय क्या करता है, मल को इकट्ठा करके शरीर से बाहर निकलता है, वो भी उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना। तो वो जो हमारे लिए बेकार चीजें हैं जो बाहर निकलती हैं, लेकिन मूल तौर पे किसको हम यहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं, हम मूत्र के बारे में, यूरिन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारे जहरीले पदार्थ हैं, जो अमोनिया है, जो यूरिया में बदल चुका है शरीर के अंदर, उसको शरीर से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेकायदा एक तंत्र बना हुआ है जिसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब वो हमारा तंत्र कितने अंगों से मिलकर बना है, चार अंगों से मिलकर बना है। किडनी से, मूत्रवाहिनी से, मूत्राशय से, मूत्रमार्ग से। नाम याद होना चाहिए, किडनी, ठीक है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। चार जो है नाम, अंगों का नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। चार अंगों का नाम पता होना चाहिए। ये हम लोग का जो है आ गया सामने उत्सर्जन तंत्र, ये उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, उत्सर्जन तंत्र है। देखिए उत्सर्जन तंत्र में ये हमारा किडनी है, क्या भाई, किडनी है, ठीक है भाई। एक जोड़ी किडनी मतलब दो को होता है किडनी, दो किडनी है, ठीक है, दो किडनी है। तो जो इधर किडनी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, राइट किडनी मतलब दाया किडनी, दाया वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाया वृक्क। किडनी को हिंदी में वृक्क बोलते हैं। इधर वाले को बोलते हैं बाया किडनी, बोलेंगे ना जी, बाया वृक्क। क्या बोलेंगे, बाया वृक्क, ठीक है, बाया वृक्क, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो देख रहे हैं आप, ये जो नली निकल रही है,
इस नली को बोलते हैं भाई यूरेटर, मतलब मूत्र वाहिनी। क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी। क्या बोलेंगे? मूत्र वाहिनी बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है, ये जो थैलीनुमा जो संरचना देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ये मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग, जिससे मूत्र बाहर निकलता है, ठीक है। 4 पार्ट है, ये है 4 को मुख्य रूप से इसमें अंग आता है। क्या क्या आता है भाई? दाया किडनी, बाया किडनी आता है ना जी। अच्छा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। मूत्रवाहिनी 2 है, एक इधर है एक इधर है ना। जो क्या करेगा, जब यूरिन बन जाएगा, जब मूत्र बन जाएगा, यहाँ पे किडनी क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड के अंदर क्या है? ब्लड के अंदर भाई, उसके अंदर एक्स्ट्रा जल है, पानी एक्स्ट्रा है, जो भाई जितना शरीर को पानी लेना है ले लेगा, बाकी उसको बाहर निकालना है। उसके अंदर यूरिया, तो क्या करेगा? जो आवश्यक चीजें हैं किडनी क्या करता है? उसको छान करके अलग करता है। जैसे खून के अंदर क्या है? WBC, RBC, प्रोटीन, प्लेटलेट, ये सब है ना, जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, प्रोटीन वगैरह जो भी, सबको क्या कर छान के ऊपर कर लेगा। बाकी जो पानी है, सोचो खून के अंदर से पानी निकाल दे रहा है, ये खून के अंदर से जो बेकार पानी है, जो यूरिया, उसको छान करके अलग कर दे रहा है। तो इससे अच्छा फिल्टर कोई हो सकता है क्या? ये खराब हो जाएगा तो फिर काम का कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा जो है क्या है, एक फिल्टर मशीन है, जो क्या करता है, ब्लड के अंदर से जो है, जो अतिरिक्त जल होता है, जो यूरिया उसके अंदर घुला हुआ है, जो हानिकारक चीजें हैं, लवण भी है, जो अतिरिक्त लवण है, उन सबको शरीर से क्या करता है, ये बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। ये हमारा है उत्सर्जी अंग। इसके अलावा आप देखिए क्या है, इसके अलावा ये देख रहा ना, ये क्या है? ये है आपका, इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ये महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा। क्या बोलेंगे? महाशिरा। इसको बोलेंगे महाधमनी। महाधमनी। दोनों वृकों के अंदर ध्यान रखना है आपको कि क्या करेगा, धमनी ब्लड लेकर आएगा, और जब ब्लड छन जाएगा तो उसमें से बाहर निकलेगा ना, तो उसमें से शिरा बाहर निकालेगा। क्या करेगा? शिरा बाहर निकलेगा। अच्छा देखिए, रेड वाला क्या है? धमनी है ना जी। तो धमनी देखिए इधर भी गया है, इसके नीचे से गया ना, इसके नीचे से धमनी इधर भी गया है, और फिर से इधर भी गया है। ये रक्त लेकर जाने का काम करेगा। जो धमनी इधर जा रहा है ना, इस धमनी का भी नाम है। क्या नाम है? इस धमनी का नाम है आपका रीनल। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिक धमनी। क्या बोलते हैं? ब्रिक धमनी। वह धमनी जो ब्रिक के अंदर जा रही है उसको क्या बोलेंगे? ब्रिक धमनी। और वह शिरा जो ब्रिक के अंदर जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रिक शिरा बोलेंगे। देखो भाई, कहीं भी तुमको अगर रीनल मिल जाए, तो रीनल हो या किडनी हो, दोनों का मतलब ब्रिक होता है, सेम होता है। दो नाम, रीनल भी इस्तेमाल करते हैं और किडनी भी इस्तेमाल करते हैं। के भी रहता है, आर भी रहता है, ठीक है ना। कई जगह डॉक्टर के पास जाएंगे ना, किडनी की जांच करना होगा तो क्या कर देगा? लिख देगा KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। और कोई डॉक्टर इसी चीज को सेम लिख देंगे RFT, उसका मतलब हो गया रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट मतलब कि किसका? भाई किडनी की जांच हो रहा है। किसका जांच हो रहा है? किडनी की जांच हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपका क्या हो गया? पूरे पार्ट्स का नाम हो गया, पूरे पार्ट्स का नाम होगा, किडनी का ये पूरे पार्ट्स का नाम हो गया, ठीक है। एक बार अब मान लीजिए, अभी तो ऐसे बुक में देख रहे हैं आप, ठीक है, बनाना भी पड़ेगा, मेन यही है आपका, ठीक है। तो एक बार हम आपके सामने बनाते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं एक बार। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखो भाई। ये कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर से भी जाएगा। इधर से मान लीजिए यहीं से जा रहा है, इसके नीचे यहाँ से इसके अंदर जा रहा है, ठीक है ना। हम इसको दो भाग में से ये भी बांटा जा सकता है, इसको भी।
पहले देखिए ध्यान से, उसके बाद से नोट करिएगा जो भी नोट करना होगा, ठीक है। ये आपका किडनी हो गया, इसका भी संरचना बना दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे आराम से जो आपको बना लेना, प्लेट से बना देते हैं इसको। इसके ऊपर जो है एक ग्रंथि होती है, उसको नहीं बनाना है, बाद में बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से क्या निकलता है, इसमें से क्या निकलता है भाई, उसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ये यहां से निकलता है आपका मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी निकलती, इधर से भी निकलेगा मूत्रवाहिनी। चलिए इसे निकालते हैं, मूत्रवाहिनी निकलता है। ये मूत्रवाहिनी सीधा कहाँ जाता है, मूत्राशय के पास। मूत्राशय ऐसी जो है संरचना होती है, थैलीनुमा पतली झिल्ली जैसी संरचना बन जाती है। इसी के अंदर मूत्र क्या होता है, जाकर के सीधा इकट्ठा होता है, जमा होता है, ठीक है ना। थोड़ा सीधा बना सकते हैं, टेढ़ा भी तो कोई बात नहीं, ठीक है, समझने के लिए बोल, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर जो है किस कलर का बना दिए, ठीक है। इसके ऊपर जो है एक ग्रंथि होती है, क्या हो गया इसको, ठीक है। इसके ऊपर एक ग्रंथि होती है, ठीक है। यहाँ पर भी होती है ग्रंथि, यहाँ पे ग्रंथि होती है, ठीक है। नाम आप लोग देखिए कि यहाँ पे सब देखे ना जी, तो नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। बताइए इसका नाम क्या है, दाया दाया ब्रिक, दाया ब्रिक। इसका नाम बताइए, बाया ब्रिक, बाया किडनी। चलिए रेड वाले का नाम बताइए, महाधमनी, बोलेंगे ना। अब इसका बताइए, महाशिरा, ठीक है। ये जो ग्रंथि, इसका नाम बता सकते हैं क्या भाई, आप इसको एड्रिनल ग्रंथि बोलेंगे, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है ना, ग्रंथि बोलेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसका नाम बताइए, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। ये क्या है, मूत्राशय। ये क्या है, मूत्र मार्ग, है ना जी, मूत्र मार्ग। अच्छा, ये सब तो बता दिए। अच्छा, ये बताइए जो धमनी इधर जा रहा है वृक्क के अंदर, से क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे हम लोग वृक्क धमनी, बोलेंगे ना, वृक्क धमनी। वो किधर भी हो, राइट में भी, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। हो सकता है ऐसा भी नाम कि भाई क्या हो, ये ऐसा भी नाम हो सकता है कि राइट मतलब कि बाया वृक्क धमनी, दाया वृक्क धमनी, दोनों तरफ जा रहा है ना भाई। रेड वाला इधर भी गया है, इधर भी गया है, तो दोनों तरफ नाम हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से ये जो है, इसका जो नाम क्या है, इसका हम वृक्क शिरा बोल सकते हैं, वृक्क शिरा। क्या करेगा भाई, शिरा जो है ब्लड जब छन जाएगा तो उसमें से बाहर निकालेगा। धमनी क्या करेगा, ब्लड जो है किडनी के अंदर लेके जाएगा छानने के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ये धमनी क्या करेगा, धमनी जो है, ध्यान रखिएगा, धमनी जो है वृक्क धमनी क्या करेगा, वृक्क धमनी ये ब्लड जो है किडनी में लेके जाएगा, ले जाएगा ना, लेके जाएगा, छना हुआ नहीं है, छानने के लिए लेके जाएगा। आप वृक्क शिरा क्या करेगा, छानेगा नहीं, जब छन जाएगा ना तब उसमें से लेकर आएगा, किडनी छानेगा। कौन छानेगा, किडनी छानने का काम करेगा। तो वृक्क शिरा क्या करेगा भाई, छने हुए ब्लड को, छने हुए ब्लड क्या करेगा, ब्लड को बाहर निकालेगा, बाहर, ठीक है ना, ध्यान रखना, बाहर निकलेगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना, इसका नाम, पूरे पार्ट्स का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर मूत्र जब बन जाएगा तो क्या होगा, इस नली के माध्यम से आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अच्छा, याद रखिए, यहाँ पर इस किडनी को थोड़ा हम यहाँ पे बाहर निकाल के ऐसे बनाए, देख रहे हैं ना, ऐसे है ना, इधर क्या, इधर उठा हुआ है, इधर क्या है, दबा हुआ है भाई। उठा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, जो किडनी का जो बाहर का जो भाग होता है, ये उत्तल की तरह है, कैसा है, अवतल की तरह है ना जी।
अवतल की तरह है। आज यहाँ से यहाँ तक जो भाग है ना, ये यहाँ से यहाँ तक भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। जो मतलब धसा हुआ जो भाग है किडनी का, उस भाग का नाम क्या है? हाइलम। ये भी ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम एक एक करके, मान लीजिए जब किडनी की बना देंगे तो हम क्या करना, एक एक करके व्याख्या करना पड़ेगा, एक एक करके समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे किडनी के बारे में एक एक करके हम लोग उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको, व्याख्या करके। ठीक है ना। किडनी क्या होता है? किडनी देखिए क्या लिख रहा है, मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होता है, पता है आपको, अभी समझाया है। जो हम समझाया वही सब लिखा हुआ, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, एक दो पॉइंट बढ़ सकता है। ठीक है ना। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा के पृष्ठीय भित्ति से सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। मतलब कि एक तो भाई मनुष्य के अंदर एक जोड़ी वृक्क होगा, मतलब दो किडनी होंगे, एक दाया होगा एक बाया होगा। कहाँ होगा, कहाँ स्थित होगा? तो उदर गुहा के नीचे, मतलब कि ये जो हम लोग पेट है, पेट के ठीक नीचे साइड में एकदम लास्ट में करके पृष्ठ में। भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, उदर गुहा के नीचे पृष्ठीय, पृष्ठीय मतलब क्या, पीठ वाले हिस्से में, आगे नहीं होगा, पीछे साइड में होगा। पीछे साइड में मतलब अंदर से चिपका रहेगा, अंदर वाले दीवार से। ठीक है ना, पीछे साइड में चिपका हुआ है। ठीक है ना। कशेरुक दंड का मतलब रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, भाई एक इधर एक इधर, बीच में रीढ़ की हड्डी हो गया, एक इधर और एक इधर होगा। ठीक है ना, दोनों तरफ होगा। करके बायां वृक्क दाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है। करके जो लेफ्ट वाला है ना, लेफ्ट वाला जो वृक्क है, ये वाला थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये वाला थोड़ा सा नीचे रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर देखेंगे ना, ये देखिए, ये देखिए कहाँ से है ना, ये किडनी क्या है, ये वाला लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर है और राइट वाला थोड़ा नीचे। तो जब आप बनाएंगे भी ना कॉपी में, आप तो इस बात का ध्यान रखेंगे, तो लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर रखेंगे और राइट वाला थोड़ा नीचे रखेंगे। समझ में ना, लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर, राइट वाला थोड़ा नीचे ही रखना है आपको। ठीक है, आ जाइए आगे यहाँ पे। अच्छा, और क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वृक्क ठोस होता है। भाई ठोस है, गहरे भूरे लाल रंग का होता है तथा इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। मतलब कि ये बीन शेप्ड होता है, बीन के जो मतलब जो सेम का बीज होता है उसके समान इसका आकार होता है। इसके अलावा कह रहा है कि यह करीब जो 10 सेंटीमीटर लंबा होगा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, भाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होगा। ठीक है ना। अच्छा, वृक्क की बाहरी सतह जो है कैसा होगा, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल जैसा होगा, भी बताए हैं, बाहरी सतह उठा हुआ रहेगा। ठीक है, और भीतरी सतह कैसा होगा भाई, कॉनकेव मतलब अवतल जैसा होगा। यहाँ पे अवतल लिख सकते हैं, यहाँ पे उत्तल लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, वृक्क की भीतरी मतलब क्या, जो अवतल वाला भाग है, भीतरी अवतल सतह क्या कहते हैं, उसको हाइलम कहते हैं। अभी लिखे हुए हैं कि जो दबा हुआ भाग होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। भाई भीतरी वाला भाग है हाइलम, यहाँ पे जो भाग है ये, इसे हाइलम बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। सफा रहा वीडियो। ठीक है, इसको हाइलम बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है? ठीक है, कहीं ऊपर कट रहा है क्या? ठीक है ना, अभी उतना साफ नहीं आ रहा जितना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो, ये हो गया ना जी। तो ये आपका वृक्क के बारे में था, किडनी के बारे में था, उसे हाइलम कहते हैं। अगर है कि भाई, और देखिए क्या बोल रहा है, और बोला है कि भाई इसी जगह से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है। वृक्क शिरा वृक्क धमनी बताया है ना जी चित्र में। जॉन हाई यहाँ से जो घूम रहा है ये वाला, ये क्या है, ये इसको क्या बोलेंगे, वृक्क शिरा बोलेंगे। हाई क्या है, लाल का वृक्क धमनी है ना, वृक्क धमनी। तो हाइलम से ही ना, हाइलम से होकर अंदर जाएगी, हाइलम से होकर बाहर आएगी। कौन अंदर जाएगी, धमनी अंदर जाएगी, शिरा बाहर आएगी, दोनों किडनी के अंदर। ये नहीं कि भाई एक में इधर धमनी जाएगा, एक में इधर शिरा जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों में धमनी, दोनों में शिरा। धमनी दोनों में जाएगा, ब्लड लेके जाएगा, अब क्या होगा, शिरा जो है ब्लड लेके बाहर आएगा। ठीक है ना। अब एक किडनी खराब हो जाएगा तो क्या दूसरी किडनी पे इंसान जीवित रह सकता है? रह सकता है, क्योंकि ये दोनों फिल्ट्रेशन का काम है ना, दोनों फिल्टर करता है। तो एक किडनी खराब हो जाए तब वो दूसरी किडनी पे जिंदा रह सकता है। कई लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता को, अपने भाई को, जो सगे संबंधी होते हैं, क्या करते हैं, एक किडनी दान भी दे देते हैं। ठीक है ना, भाई जिंदा रहा जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है ना। ठीक है, आएगा उस तरह कंडीशन तो देखा जाएगा। ठीक है ना। आइए, देख रहा ना, ये किडनी के बारे में हो गया।
अब क्या है, बचा है मूत्रवाहिनी, बचा है ना मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या है, इसी को मूत्रवाहिनी कहते हैं, ये मूत्रवाहिनी कहलाता है ना जी। तो उसके बारे में क्या बोल रहा है देखिए, क्या कि प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी है, ये ना हाइलम, ये जो अंदर दो दबा हुआ भाग होता है, ये वाला इसे हाइलम बोलते हैं। यहीं से तो निकलता है, यहाँ वहीं से वृक्क धमनी भी निकलेगा, अब वृक्क धमनी वृक्क शिरा दोनों निकलेंगे, अंदर जाएंगे, आई क्या होगा, वहीं से क्या निकलेगा, मूत्रवाहिनी भी निकलता है, उसी भाग से निकलेगा, ठीक है ना, मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग, शीर्ष मतलब क्या, ये वाला भाग, यहाँ पे ऊपर वाला भाग देखिए थोड़ा मोटा है ना जी, नीचे थोड़ा पतला है, तो ये यहाँ पे लिख रहा है शीर्ष भाग जो वृक्क से बाहर निकलता है थोड़ा ज्यादा मोटा होता है। इस मोटे भाग को हम क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी की श्रेणी भाग कहते हैं, क्या श्रोणी भाग कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रोणी भाग, पेल्विस ऑफ यूरेटर बोलते हैं, मतलब श्रोणी भाग बोलते हैं। उतना कोई मायने नहीं रखता, सिंपल से याद रखना कि वृक्क एक जोड़ी होता है और ये हाइलम से बाहर निकलता है और ये मूत्र जो बनता है उस मूत्र को कहाँ पहुंचाता है भाई, थैली में मूत्राशय में पहुंचाने का काम करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, मूत्राशय क्या है, एक थैलीनुमा संरचना जो एक पतली झिल्ली की बनी होती है। प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर, मतलब कि पीछे की ओर क्या मूत्राशय में खुलती है, मतलब ये जो मूत्रवाहिनी है ये कहाँ खुल रही है, ये आपका मूत्राशय के अंदर खुलती है। मूत्राशय क्या है, नाशपाती के आकार का, ये नाशपाती के आकार की ये क्या, एक पतली दीवार वाली एक थैली के समान रचना है जो उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्ट मतलब मलाशय के नीचे स्थित होती है, और वो क्या है, उसके अंदर जो है मूत्र जमा होता रहता है। एक थैलीनुमा संरचना होता है मूत्राशय, जिसके अंदर जब मूत्र बन जाता है तो वो मूत्रवाहिनी से होते हुए कहाँ आता है, वो सीधा आपके मूत्राशय में जमा हो जाता है, ठीक है ना, इतना याद जाएगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग ये वाला पार्ट जिसी को मूत्र मार्ग बोलते हैं, जो यहाँ से मूत्र बाहर निकलेगा, समय समय पे भाई मूत्र को त्याग दिया जाएगा। तो मूत्राशय के पिछले भाग से क्या, पिछले मतलब क्या है, ये आगे का भाग है, ये पीछे का भाग है माना जाता है, ठीक है ना। तो भाई इसके पिछले भाग से क्या होता है, एक जो है क्या निकलता है, एक नली निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है ना। अब मूत्र मार्ग करके मूत्र द्वार के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर खुलते हैं, मतलब ये जो ओपनिंग होगा, जो बाहर खुलने का जो छिद्र होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे मूत्र द्वार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मूत्र द्वार। तो भाई उसे हम यूरिनरी ओपनिंग बोलेंगे, उसे बाहर निकलेगा। मूत्रवाहिनी के मुख से मूत्र मार्ग की त्रिकोणीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, मूत्राशय का ट्राइगोन कहते हैं। अब ट्राइगोन क्या है, ध्यान से देखो, ट्राइगोन का मतलब यहाँ पे जैसे जो है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे त्रिभुज जैसी संरचना बन रहा है जी, यहाँ पे एक त्रिभुज जैसा संरचना बना ना यहाँ पे, हाँ, उसे इसको क्या बोले करके, इसको हम ट्राइगोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्राइगोन बोलेंगे, ठीक है ना, इसको हम ट्राइगोन बोलेंगे। किधर है भाई, ट्राइगोन, ठीक है, ये ट्राइगन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बोलेंगे, मूत्राशय का ट्राइगोन बोलेंगे। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे मूत्र मार्ग है, भाई ट्राइगोन कहलाएगा, ये जो ट्राइगोन कहलाएगा, आगे मूत्र मार्ग है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो भाई चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हो गया, इनके बारे में लिखेंगे और नोट करेंगे, याद करेंगे, ये ना। इसके आगे देखते हैं क्या दिया है, वृक्क की आंतरिक संरचना। अब किडनी के भीतर की संरचना भी आपको ध्यान रखना है। एक तो भाई किडनी को हम ऊपर से पढ़ लिए, है ना, किडनी को हमने ऊपर से पढ़ लिया कि भाई किडनी होता कैसे है और ये किस तरह से अभी काम करेगा, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी किडनी की संरचना की, दायां किडनी कौन है, बायां किडनी कौन है, ठीक है। जो बायां किडनी होता है वो दाएं से थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। इसमें एक दोनों में एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो मूत्राशय के पास जाता है, और मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर मूत्र क्या होता है, जमा होता है, और उसके आगे एक मूत्र मार्ग होता है जिससे समय समय पर मूत्र क्या होता है, बाहर निकलता रहता है, ये ना। ये चीजें यहाँ तक हमने पढ़ा है ना। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं भाई वृक्क की आंतरिक संरचना। जो वृक्क है, जो किडनी है, उसके भीतर की संरचना कैसी देखने को मिलेगी। तो भीतर की संरचना यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। ये है भीतर की संरचना। किडनी को अगर काटेंगे ऊपर से तो भाई उसके ऐसे हम देखेंगे, ठीक है ना, ऐसे देखेंगे, मतलब कैसे देखेंगे, चलिए आइए यहाँ पे हम बना भी देते हैं, ठीक है ना। ये है किडनी की एक संरचना हम बना दे रहा है, ठीक है, किडनी की संरचना, ठीक है। एक और लेयर बना देते हैं इसके ऊपर, थोड़ा मोटा ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। परेशान करेगा ये, तो इसी तरह बनना चाहिए, ठीक है। एक बड़ा पाना रखने, चलो भाई थोड़ा मेहनत से, ठीक है ना। ये तो ये जो बाहर वाला जो संरचना होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग वलकुट,
क्या बोलते हैं? वॉल्कुट, कोटेक्स बोलते हैं, कोटेक्स, ठीक है ना, कोटेक्स बोलते हैं। ये जो भीतर का जो भाग होता है भीतर का, इसको मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं, मतलब मध्यांश, मतलब कि दो भाग में बटा होता है इसका। किडनी का जो आंतरिक भाग है दो भाग है, एक बाहर का भाग को बोलते हैं वॉल्कुट, और जो भीतर का भाग उसको बोलते हैं मध्यांश, मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला। अब इसके बाद से क्या होता है? इसके बाद से जो है इसके अंदर ऐसे पिरामिड बने होते हैं, ऐसे ऐसे इसके अंदर पिरामिड बना होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे इनके अंदर पिरामिड बने होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे पिरामिड बने रहेंगे, ठीक है। ये है पिरामिड कहलाएगा, ठीक है। इसी के अंदर क्या पाए जाएंगे? इसी के अंदर पाए जाएंगे नेफ्रॉन। क्या पाए जाएंगे? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन को हम बोलते हैं ब्रिक नलिका। क्या बोलते हैं? ब्रिक नलिका। ब्रिक नलिका जो है ये क्या करता है? ब्रिक नलिका एक तरह से हमारा मेन यही काम करता है, किडनी के अंदर ही फिल्टर करने का होता है। और एक किडनी के अंदर जो है, एक किडनी, दो किडनी है ना, एक किडनी के अंदर जो है 10 लाख होता है। ये कितना होता है? 10 लाख। एक किडनी के भीतर ये कितना हो जाएगा? ये 10 लाख की संख्या में होता है। ये बात ध्यान रखना, 10 लाख की संख्या में होता है एक किडनी में। तो दोनों में कितना हो जाएगा? 20 लाख हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से जो है मूत्रवाहिनी निकलता है, इसी में जो है धमनी जाता है, इसी में सीधा जाता है, जाएगा ना जी, धमनी सीधा जाते हैं, इसे मूत्रवाहिनी निकलता है, बाहर निकलता है ना। तो यही चीज यहाँ पे दिखा रहा है, उसी चीज को यहाँ पे दिखा रहा है भाई, दिखाया हुआ है, ठीक है। नाम ज्यादा नहीं लिखा है, ये यहाँ पे एक चीज लिखा है, ये क्या है? अनफिल्टर्ड ब्लड का मतलब कि जो ब्लड फिल्टर नहीं है, जो भी छना हुआ नहीं है, वो क्या हो जाएगा? ये कौन सा है? ये कौन सा नस है? धमनी है। धमनी ब्लड लेकर जाएगा, ठीक है ना, लेके जा रहा है, सब जगह लेके जा रहा है। जब ब्लड छन जाएगा इसके अंदर, तो ब्लड क्या होगा? फिर से वापस आ जाएगा शिरा के माध्यम से शरीर में चला जाएगा। आइए देखिए यहाँ से क्या है, अब इसी के अंदर से ये देखिए, ये यहाँ से बना हुआ है ये मूत्रवाहिनी। अब छन जाएगा तो भाई यूरिन अलग हो गया, ब्लड अलग हो गया, मूत्र अलग हो गया। मूत्र क्या होगा? इस जो है मूत्रवाहिनी के माध्यम से सीधा कहाँ चला जाएगा? अरे भाई वो चला जाएगा आपका मूत्राशय के अंदर जमा हो जाएगा, ठीक है ना, मूत्राशय में जमा हो जाएगा। तो ये उसकी भीतर की संरचना है, किडनी के भीतर की संरचना, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ज्यादा बहुत डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत संरचना आपको याद रखना है। इसमें मेन कौन सा चित्र याद रखना है? जो पहले हम पढ़ाए हैं भाई, पूरा उसमें किडनी भी है, उस मूत्रवाहिनी भी है, मूत्राशय भी है, ठीक है ना, सब चित्र जो बना हुआ है, मूत्रमार्ग भी है, ठीक है ना, उसमें जो है आपका धमनी शिरा सब बना हुआ है ना, वो चित्र मेन है, इसको भी ध्यान रखना है 10 में। अच्छा चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिया था भाई? उसकी आंतरिक संरचना दिया था ना। आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो ये सब मिलेगा जो समझाया है कि प्रत्येक क्या होता है? प्रत्येक ब्रिक जो है बाहर से संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से बना होता है। मतलब कि एक जो है एक संयोजी उत्तक से बना होता है, आरेखित पेशियों से बना होता है, करके ये पतले कैप्सूल से ढका होता है, करके उसके ऊपर क्या होता है? एक कैप्सूल। मतलब क्या होता है? कैप्सूल का मतलब होता है कि भाई जो कैप्सूल दवाई नहीं होता है, उसी की तरह जो है एक पैकेट होता है, पैकेट से ढका हुआ होता है, ठीक है ना। प्रत्येक ब्रिक में एक बाहरी क्या होता है? एक बाहरी जो है, प्रत्येक ब्रिक के अंदर जो है एक बाहरी भाग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्कुट बोलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वॉल्कुट लिखेंगे। क्या बोलेंगे? वॉल्कुट भाग होता है, बाहरी भाग होता है, जिसे हम लोग वॉल्कुट बोलते हैं। तथा भीतरी भाग को हम क्या बोलते हैं? मध्यांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यांश, मेडुला बोलेंगे ना। अच्छा, अब ये कह रहे कि यह जो है 15 से 16 क्या रहता है? पिरामिड जैसी संरचना को बना होता है। मतलब कि जो किडनी होता है उसके भीतर क्या होता है? ऐसे पिरामिड लिखे थे ना अभी, तो करके कब होगा ये किडनी में? तो 15 से 16 होगा, और उनसे ये बना होता है, जिसे हम ब्रिक शंकु कहते हैं। करके जिससे बना होता है उसे ब्रिक शंकु कहते हैं। प्रत्येक ब्रिक में क्या होता है? सूक्ष्म नलिकाएं, कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है कि प्रत्येक किडनी के अंदर जो बहुत अति कुंडलित क्या होती है? नलिकाएं होती हैं, जिसको हम नेफ्रॉन या ब्रिक नलिका कहते हैं। आकार की जो नेफ्रॉन है, ये जो नलिका है, हम क्या कहते हैं? ब्रिक की, किडनी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है या इकाई कहते हैं। तो भाई नेफ्रॉन बहुत महत्वपूर्ण चीज है भाई। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं, ब्रिक नलिका कहते हैं, जो कुंडली के अंदर पाई जाती है, और कुंडली के अंदर वो बहुत ज्यादा अति कुंडलित होती है। ये बात हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो भाई ये उसके भीतर की संरचना हो गया। इसके आगे क्या पढ़ना है? इसके आगे जो है हमें पढ़ना है आगे, मतलब ये हो गया किडनी की भीतर की संरचना हो गया ना। उसके आगे मतलब नेफ्रॉन के बारे में, जो नेफ्रॉन है उसके भीतर जो हम क्या बोल रहे हैं? नेफ्रॉन को क्या बोल रहे हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। किसका? किडनी का। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? क्योंकि भाई एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन है, मतलब पूरा किडनी क्या है? नेफ्रॉन से ही बना हुआ है। 10 लाख है उसके अंदर, बहुत ज्यादा,
है ना। अब वो नेफ्रॉन दिखता कैसे है करके अब नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन दिखता कैसे है। तो नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में ये बता रखा है। तो भाई इसको देखो, ये पढ़ने से बढ़िया है पहले हम फिगर को समझ लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आएगा। फिगर आइए, यहाँ पे उसका बना हुआ है इस तरह से, उसके भीतर एक ये नेफ्रॉन है। ऐसे ऐसे कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। ये एक नेफ्रॉन की इतनी लंबी एक नेफ्रॉन की संरचना है, समझ रहे ना। अच्छा, अब ये देख रहा है ना, ये कैसे बना हुआ है, देख रहा है, ये नेफ्रॉन है, ये कैसे बना हुआ है। देखिए ये नली जैसे है और ये कितना कुंडलित है ना। ये जो है ऐसे बना हुआ है। फिर से यहाँ पे पतला हो गया है प्रेशर, ये पतला हो गया है, ठीक है। इस पूरे पार्ट्स का नाम है, इसके हर एक पार्ट्स का नाम है। चलिए दिखाते हैं, नाम देखते हैं, ठीक है ना। ये नेफ्रॉन की संरचना हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? करके ये जो कटोरे जैसे दिख रहा है ना, कटोरे जैसे दिख रहा है, इसका एक बेकायदा नाम है। क्या नाम है? बोमेन कैप्सूल कहते हैं या बोमेन संपुट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बोमेन संपुट, संपुट इंग्लिश में कैप्सूल बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में बोमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपुट बोलते हैं। अच्छा, इसके भीतर यहाँ पे क्या होगा? ये जो ये क्या है? ये आपका ये धमनी है, ये भी धमनी है। ये ब्लड लेकर आ रही है, ब्लड यहाँ से निकालेगी। इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका। धमनिका मतलब थोड़ा धमनी से थोड़ा पतली रहेगी। इसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। जो ब्लड निकालेगी उसे क्या बोलेंगे? अपवाही धमनिका, समझ रहे ना। इंग्लिश में बोलते हैं इफरेंट, इसको बोलते हैं एफरेंट। ए है बस, उसमें ई है, पहले ए से शुरू है, इसमें ई से शुरू है, स्पेलिंग सेम है। इफरेंट, अफरेंट। अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका। एक और चीज यहाँ पे कि जो अभिवाही धमनिका होती है थोड़ी पतली होती है और अपवाही धमनिका थोड़ी मोटी होती है। नहीं गलती बता दिए भाई, अभिवाही धमनिका पतली होती है और सॉरी अभिवाही धमनिका मोटी होती है और ये जो है अपवाही धमनिका पतली होती है, ठीक है ना। कैसी होती है? पतली होती है। इसके तुलना में अभिवाही धमनिका के तुलना में अपवाही धमनिका क्या होगी? थोड़ी पतली होगी, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, ये क्या है? इसका कटोरी का नाम क्या है? बोमेन संपुट, हो गया ना। अच्छा, बोमेन संपुट के पास क्या है? बोमेन संपुट के पास में यहाँ पे क्या है? बोमेन संपुट के पास में यहाँ पे कुंडलित भाग है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कुंडलित भाग है। इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसको शॉर्ट को बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं? पीसीटी, शॉर्ट में बोल सकते हैं। कुछ ना याद आता है, खाली पीसीटी लिख के छोड़ दो। तुम्हारे पास अगर बोल दिया कि भाई नेफ्रॉन का चित्र बनाइए, सचित्र बना करिए, ऐसा चित्र तुमको बनाना पड़ेगा, फिर उसके पूरे पार्ट्स का नाम लिखना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो पूरे पार्ट्स का नाम लिखना पड़ेगा। तो इस पार्ट्स का नाम क्या है? तो इसका बोमेन संपुट है। ये वाला पार्ट क्या है जो पास है? तो उसको हम पीसीटी सिंपल लिख देंगे, कोनो ढेर नाम नहीं लिखना। क्या लिख देंगे? पीसीटी, ठीक है ना। क्या लिख देंगे? पीसीटी। अच्छा, पीसीटी यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से नली आ रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है। तो नीचे जो जा रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे अवरोही, अवरोही भाग बोल सकते हैं, अवरोही नलिका। यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, ये आरोही, क्या बोलते हैं? आरोही बोलते हैं। ये जो भाग है, ये दोनों बीच का, अवरोही और आरोही के बीच का जो भाग, इससे बोलते हैं हेनेले लूप। क्या बोलते हैं? हेनेले लूप बोलते हैं, समझ गए? हेनेले लूप बोलते हैं। अच्छा, ये इसका भी नाम है। ये देखिए, फिर से यहाँ से कुंडलित हुआ है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना, इसको बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी, डिजिटल का मतलब था दूरस्थ। हिंदी में बोलते हैं, देखो हिंदी में बोलते हैं दूरस्थ संवलित नलिका, संवलित नलिका। इसको बोलते हैं समीपस्थ संवलित नलिका। समीपस्थ मतलब इसके समीप है, इससे क्या है? यही दूर है, मतलब इससे काफी दूर है कि नहीं? दूर है, इसे दूरस्थ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समीपस्थ। समीपस्थ संवलित नलिका, यह है नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना। ये जो है, ये जो नली है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, मतलब संग्रह नलिका। संग्रह नलिका, संग्रह नलिका बोलते हैं। मतलब कि ये क्या करेगा? पूरे मूत्र को ये कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा। देखिए हाई जो बना हुआ है ना, ये दूसरे नेफ्रॉन से आएगा। हाई जो है दूसरा नेफ्रॉन का, मतलब कि एक ही दिखा है ना कि इधर से नेफ्रॉन आकर यहाँ पे जुड़ गया है। इसी तरह कई सारे नेफ्रॉन आकर के इसमें क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और सब जो है, जो भी फिल्ट्रेशन होगा, मतलब मूत्र होगा, इस सब इसी नली में आकर मिलेंगे। ये क्या करेगा? ये यहाँ से निकलेगा और साथ में एक मूत्रवाहिनी बनाएगा, हो जाएगा मूत्राशय के पास जमा कर देगा, समझ रहा ना।
ये सब आकर किसमें मिल जाते हैं। तो ये आपका हो गया नेफ्रॉन का चित्र। नेफ्रॉन का चित्र जो है ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई अभी तक जितना पढ़े हैं आज तक यहीं तक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम तो खत्म कर देंगे पूरा, लेकिन अभी रहने दो, ठीक है। आपने यहाँ से पढ़ा है, ठीक है, कि भाई उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जित पदार्थ क्या है, पढ़ा है ना। उत्सर्जित पदार्थ क्या है ये पढ़ा दिए हैं। उत्सर्जित के बाद से भाई ये हमने बताया कि कितने तरह के प्राणी हो सकते हैं, अमोनिया उत्सर्जित, यूरिया उत्सर्जित, और ये चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है कहाँ है, गर्मी से चक्कर आ रहा है, नींद आ रहा है, ज्यादा गर्मी हो गया ना। हाँ? अभी बैठे हो, हम बोल रहे हैं, अभी चुपचाप तुम देख रहे हो, समझ रहे हो, सोच रहे हो। हाँ हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये नोट करना है, इसको कैसे नोट करेंगे, कलम से नोट करेंगे। कब नोट करेंगे, जितना पढ़ाया है सब वहाँ तक ग्रुप में भेज दे रहे हैं, घर से लिख कर लाना है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन जो नहीं आया है उसके लिए कल मारिएगा, मारना छोड़ दिए, बिल्कुल मारेंगे नहीं अब, ठीक है ना, बिल्कुल मारेंगे नहीं। तुम पढ़ो चाहे बाहर में जाओ, कोनो मतलब नहीं है हमको। जो पढ़ेगा उसको पढ़ाएंगे, जो नहीं पढ़ेगा भाई हाथ जोड़ के भगाएंगे, जाओ यहाँ से, हमको नहीं पढ़ाना, ठीक है ना। अब मारना पीटना खत्म, भाई भगाना चालू, भगा दीजिए। जो नहीं पढ़ रहा है, जो याद करके नहीं आ रहा उसको डायरेक्ट कहिए भाई तुम घर जाओ, हमारे यहाँ मत, ठीक है ना। हम उसी को पढ़ाएंगे जो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। होमवर्क जो देंगे बताएंगे उतना करके आना पड़ेगा, कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए इतना करके आएंगे। हवा थोड़ा खा लीजिए, हवा खा लीजिए।